हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरएच ब्लड सिस्टम की बात करेंगे और साथ में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एक डिजीज़ है इस ब्लड ग्रुप के हवाले से, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आपने कॉमन के अंदर देखा होगा कि जब भी आप ब्लड ग्रुप को बताते हैं या फिर कोई भी ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहा होता है तो वो अपना ब्लड ग्रुप कुछ इस तरह से बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप या तो वो ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है या ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरह से वो अपना ब्लड ग्रुप जो है वो बताता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइन है ये किस तरह से आती हैं, हमने पहले ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पढ़ा है। उसमें हमने देखा कि अगर ए एंटीजन होता है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप हम ए काउंट करते हैं, और अगर किसी इंसान के पास बी एंटीजन होता है उसके आरबीसी पर तो उसके अंदर उसको हम कहते हैं कि उसका बी ब्लड ग्रुप है। और जबकि किसी के पास दोनों एंटीजन हो ए और बी तो उसको हम ए बी ब्लड ग्रुप कंसिडर करते हैं। तो ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ये जो सिंबल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ये किस तरह से आती हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, जिसे हम कहते हैं आरएच ब्लड सिस्टम। यहाँ पर हम जो है ये एक ब्लड ग्रुप सिस्टम का एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर यहाँ पर एक एंटीजन होता है जिसे हम कहते हैं आर एच एंटीजन। ये आर एच एंटीजन भी उसी जगह पर मौजूद होता है जहाँ पर ए या फिर बी एंटीजन मौजूद होता है, यानी कि कहाँ पर होगा, आरबीसी के सरफेस पर। आरबीसी के सरफेस पर ये दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, या तो वो ए बी एंटीजन होगा या फिर इन दोनों में से कोई भी एंटीजन यहाँ पर एक तो ये मौजूद होगा। ऊपर से एक और भी एंटीजन यहाँ पर होता है जिसे हम कहते हैं आर एच एंटीजन, तो वो यहाँ पर आर एच एंटीजन भी इसके अंदर मौजूद होगा। अब ये आर एच एंटीजन हो सकता है किसी के पास मौजूद हो और हो सकता है किसी के पास ये आर एच एंटीजन ना हो, तो इसके हवाले से हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव की सिंबल देते हैं। और यहाँ पर जब भी हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो उसके अंदर हम दो सिस्टम्स को आपस में मिलाकर हम अपना ब्लड ग्रुप शो करते हैं, यानी कि एक हम आर एच सिस्टम और एक ए बी ओ सिस्टम, इस दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम को हम मिलाकर अपना ब्लड ग्रुप बताते हैं। जैसे कि ए एंटीजन मौजूद है और अगर आर एच एंटीजन मौजूद है तो उसे हम ए पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इसको यहाँ पर आज हम डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर दो सिस्टम्स को मिक्स करते हैं। कौन से दो सिस्टम, एक है आर एच सिस्टम जिसमें हम पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे कि बता रहे हैं, और दूसरा है ए बी ओ सिस्टम जिसमें हम ए एंटीजन या बी एंटीजन या ए बी दोनों एंटीजन अगर मौजूद होंगे तो उसके बारे में बताते हैं। और तो यहाँ पर ये दो सिस्टम्स मिक्स होते हैं, और यानी कि ये दो सिस्टम्स अलग अलग जीन से कंट्रोल होंगे और दो डिफरेंट जीन इनको कंट्रोल कर रहे होंगे। यानी कि यहाँ पर आर एच जो एंटीजन है वो एक डिफरेंट जीन से बन रहा होगा, और जो ए बी एंटीजन है वो भी एक डिफरेंट जीन से बन रहा होगा। जैसे कि हमने देखा कि आई ए ये जीन जो है ये कंट्रोल करती है ए एंटीजन को प्रोड्यूस करवाने के लिए, और यहाँ पर आई बी जो है ये बी एंटीजन को प्रोड्यूस करवाने वाली जीन है। तो इस तरह से यहाँ पर आर एच के लिए ये अलग जीन है जिसे हम कहते हैं डी जीन, या फिर ये डी लोकस होता है जिसके ऊपर जो जीन मौजूद होगी वो इस पर इस आर एच एंटीजन को प्रोड्यूस करवाएगी। तो फिनोटिपिकली ये जो हैं ये दो सिस्टम्स ये दोनों अलग हैं और डिफरेंट जीन से कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो दो एंटीजन बन रहे हैं यानी कि या ए बी एंटीजन इनमें से कोई भी एंटीजन और साथ में आर एच एंटीजन, ये दोनों एंटीजन कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये आर बी सी के सरफेस पर मौजूद होते हैं। तो इसीलिए हम इन दोनों को मिलाकर ये ब्लड ग्रुप बताते हैं। जैसे कि ये आर एच, अगर आर एच एंटीजन मौजूद होगा तो उस इंसान का ब्लड हम पॉजिटिव मानते हैं, और अगर आर एच एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो नेगेटिव साइन हम तब यूज़ करते हैं जब ये आर एच एंटीजन ना हो, और अगर आर एच एंटीजन मौजूद है उस आर बी सी के सरफेस पर तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर this RH system is usually represented by positive or negative sign which refers to presence or absence of RH antigen, यानी कि RH antigen प्रेजेंट है तो पॉजिटिव और अगर नहीं है तो नेगेटिव। और आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम्स आर एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आर एच एंटीजन, आर एच एंटीजन के बेसिस पर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमने अभी देखा, और ये आर एच एंटीजन जो है ये सबसे पहले डिस्कवर किया था लैंड स्टीनर ने 1930 में, और इसने एक मंकी के टाइप के अंदर यानी कि रेजिस मंकी, ये एक मंकी का टाइप है उसके अंदर इसने इस एंटीजन को देखा था, तो इसीलिए हम इसको रेजिस फैक्टर या रेजिस एंटीजन भी कंसिडर करते हैं। तो अब प्राइम लोकस इसके ऊपर यानी कि क्रोमोसोम की वो जगह, वो लोकस जो इसको कंट्रोल करने में इन्वॉल्व है, इस आर एच एंटीजन को प्रोड्यूस करवाता है, वो है लोकस डी। और इसके अंदर अब देखें यहाँ पर दो अलील मौजूद होती हैं इस लोकस पर, दो डिफरेंट अलील हैं यहाँ पर, एक है कैपिटल डी और दूसरा है स्मॉल डी।
कैपिटल डी वो अलील है जो कि इसको प्रोड्यूस करवाएगी और स्मॉल डी वो अलील है जो इसको प्रोड्यूस नहीं करवाएगी, इस एंटीजन को प्रोड्यूस नहीं करवाएगी। तो डी जो है ये कैपिटल डी कम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर स्मॉल डी, यानी कि जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर ये कैपिटल डी और स्मॉल डी आएंगे तो यहाँ पर ये कैपिटल डी हमेशा एक्सप्रेस होगा और ये मास्क हो जाएगा, ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट कौन सा है यहाँ पर, कैपिटल डी है। तो जब भी ये दोनों आपस में आएंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर तो उसके पास आपके पास कौन सा जीन अलील एक्सप्रेस होगा, यहाँ पर कैपिटल डी एक्सप्रेस होगा और उसकी वजह से यहाँ पर एंटीजन RH एंटीजन प्रोड्यूस होगा। द पर्सन हैविंग डी यानी कि कैपिटल डी, तो जिसके पास ये वाला जीनोटाइप है तो उसके पास RH एंटीजन प्रोड्यूस होगा। और जिसके पास ये वाला एंटीजन है, क्योंकि यहाँ पर देखें ये क्या है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसके अंदर ये वाली जो अलील है ये क्या है, डोमिनेंट है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये वाली डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस हो जाएगी और ये एंटीजन प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो अगर ये दो किसी के पास जीनोम मौजूद हैं तो उसके पास ये एंटीजन प्रोड्यूस होगा और उसका ब्लड पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन किसी के पास स्मॉल डी वाला जीनोटाइप है तो ये दोनों क्योंकि एंटीजन ना प्रोड्यूस करवाने वाली अलील हैं तो उसके लिए ये दोनों होमोजाइगस भी हैं, तो यहाँ पर ये एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा और अब इसका जो जीनोटाइप होगा वो यहाँ पर स्मॉल डी है और यहाँ पर जो इसका फिनोटाइप होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पर एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये दो जब भी ये दो जीनोटाइप आ जाएंगे तो एंटीजन प्रोड्यूस होगा और अगर ये जीनोटाइप आ गया तो एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। नेचुरली अकरिंग एंटी ए एंटीबॉडी, जब हमने देखा था ABO सिस्टम के अंदर, तो ABO सिस्टम के अंदर जो एंटीबॉडीज़ थी, यानी कि जो A के खिलाफ एंटीबॉडी या B के खिलाफ एंटीबॉडी या AB दोनों के खिलाफ जो एंटीबॉडीज़ थी वो एंटीबॉडी नेचुरली प्रोड्यूसिंग है, वो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडी है। यानी कि किसी इंसान का ब्लड ग्रुप A है तो उस इंसान के पास क्या है, B ब्लड ग्रुप, B एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसके अंदर B के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएगी। किसी के पास ब्लड ग्रुप क्या है, किसी इंसान का ब्लड ग्रुप B है तो उसके पास A एंटीजन की क्या है, एब्सेंस है, यानी कि A एंटीजन उसके पास नहीं है तो उसके अंदर A के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएगी, यानी कि एंटी A एंटीबॉडी बन जाएगी। जिसके पास दोनों है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो ये हमने देखा था कि एंटीबॉडी ये नेचुरली बन जाती है एक इंसान के अंदर। और यहाँ पर जो RH सिस्टम है, RH एंटीजन है, इस एंटीजन के खिलाफ भी एक एंटीबॉडी होती है जिसे हम कहते हैं एंटी RH एंटीबॉडी। तो ये एंटी RH जो एंटीबॉडी है ये एंटीबॉडी हमेशा नेचुरली अकरिंग नहीं है, यानी कि ये नेचुरली कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती। अगर किसी इंसान के पास ये RH एंटीजन मौजूद है तो उसके पास तो ये वैसे भी प्रोड्यूस नहीं होगी क्योंकि ये एंटीजन मौजूद है उसके पास। अगर किसी इंसान के पास ये एंटीजन मौजूद नहीं है, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप है नेगेटिव, तब भी उसके अंदर ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडी नेचुरली अकरिंग नहीं है। अगर किसी के पास ये RH एंटीजन नहीं भी है तो भी उसके अंदर ये RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस तब तक नहीं होगी जब तक हम इसको स्टिमुलेट ना करें। यानी कि अगर इस इंसान को किसी RH एंटीजन से एक्सपोज करें तो फिर इसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी। यानी कि अगर एक ऐसा इंसान है जिसके पास नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, यानी कि उसके पास RH एंटीजन नहीं है, तो हमने क्या किया कि उसके अंदर एक ऐसा ब्लड इंटर किया और उस ब्लड के अंदर क्या है, RH एंटीजन मौजूद है। तो अब इस इंसान के अंदर उस RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी, यानी कि एंटी RH एंटीबॉडी तब जाके प्रोड्यूस होंगी जब ये एक्सपोज होगा उससे। तो एक्सपोजर के बाद यानी कि स्टिमुलस के बाद एक इंसान के अंदर एंटी RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन नेचुरली इसके किसी भी इंसान के अंदर एंटी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो। इस सिस्टम के हवाले से हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें कि किसका ब्लड हम किसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास इफ़ अ पर्सन हैव नेगेटिव RH, यानी कि ये इनके पास RH नेगेटिव है, तो RH नेगेटिव है यानी कि इसके पास एंटीजन मौजूद नहीं है, RH एंटीजन इसके पास नहीं है, तो ये अगर रिसीव करेगा किसी RH पॉजिटिव इंसान का ब्लड, यानी कि अब हम इसको एक ऐसा ब्लड दे रहे हैं जो कि क्या है, RH पॉजिटिव है, तो उसके पास एंटी RH एंटीजन मौजूद है, सॉरी RH एंटीजन इसके पास मौजूद है। तो अगर हमने ये वाला ब्लड जो है इसको ट्रांसफ़र किया तो फिर इसके अंदर क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी इस एंटीजन के खिलाफ, और अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी यहाँ पर तो फिर इसके अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पर क्लम्पिंग होगी।
क्लम्पिंग वही रिएक्शन है जो कि जिसे हम एग्लूटिनेशन भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो RH एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी इस इंसान के अंदर जिसको हमने ब्लड दिया है, और इसके अंदर जब RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगी RH एंटीजन के खिलाफ, तो फिर ये जो RH एंटीबॉडीज़ हैं ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी उसके RBC को, और यहाँ पर जो है ये सेल्स टूटना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लम्पिंग होगी, यानी कि एक मास बनना शुरू हो जाएगा। ये क्लम्प जो है ये किसका है, ये मास है एक सेल्स का, इसे हम क्लम्प कहते हैं। तो ये क्लम्पिंग तब बनती है जब RBC ब्रेक डाउन होते हैं, RBC टूटते हैं, तो यहाँ पर ये क्लम्पिंग हो जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम हो जाएगी। हम RH पॉजिटिव वाले का ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते RH नेगेटिव वाले को। तो ये बात आपने याद रखनी है कि RH पॉजिटिव वाले का ब्लड कभी भी RH नेगेटिव इंसान को हम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। ऑन द अदर हैंड अगर हम किसी RH नेगेटिव वाले का इंसान का ब्लड जो है उसको ट्रांसफ़र करें RH पॉजिटिव वाले इंसान के अंदर, तो फिर ये बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इस RH के अंदर कोई भी RH नेगेटिव के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो इसके पास अगर एंटीजन नहीं है तो फिर ये इस इंसान के अंदर जाएगा तो कोई एंटीजन की एक्सपोजर नहीं होगी, और उसकी वजह से इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो एंटीबॉडी इसके अंदर पहले से भी मौजूद नहीं है और अब बनेगी भी नहीं, तो फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसको RH नेगेटिव का ब्लड RH पॉजिटिव के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम आते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस पे। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ये एक मदर और एक फीटस का प्रॉब्लम है, यानी कि एक मैटरनल और फीटल इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या है, मैटरनल फीटल RH इनकम्पेटिबिलिटी है। RH का मतलब है इसके अंदर RH एंटीजन जो है वो इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंट होगा। मदर का RH और इसका फीटस का जो RH है वो डिफरेंट होगा। एक मदर जो कि एक बेबी को कंसीव कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि RH इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी इन दोनों के अंदर। मदर जो होगी वो RH अगर नेगेटिव है तो बेबी RH पॉजिटिव होगा, और अगर ये डिफरेंट आ गया है तो इनके अंदर क्या होगा, इनका जब ब्लड मिक्स होगा तो इनको एक प्रॉब्लम होगी जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो इसको हम आगे देखते हैं। अभी हम देखें कि इट अकर्स व्हेन RH नेगेटिव वुमेन मैरी RH पॉजिटिव मैन। अगर ये कंडीशन तब अराइज होती है जब एक RH नेगेटिव वुमेन, यानी कि एक वुमेन का ब्लड जो है वो RH नेगेटिव है, जबकि मैन का ब्लड उससे जिसे ये शादी कर रही है उस मैन का ब्लड है RH पॉजिटिव। तो RH पॉजिटिव मैन और RH नेगेटिव वुमेन है। जब ये बच्चा इनका होगा, यानी कि जब चाइल्ड को कंसीव करेगी ये वुमेन, तो अब देखें क्योंकि ये फादर क्या है, RH पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से जो बेबी प्रोड्यूस होंगे, जो बेबी बच्चे होंगे वो क्या होंगे, वो RH पॉजिटिव होंगे। तो RH नेगेटिव मदर है और RH पॉजिटिव बेबी है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स होंगी। अब देखें कितना चांस है ये कंडीशन होने का, कि अगर जो फादर है वो फादर का अगर जीनोटाइप है डी का मतलब क्या है, कैपिटल डी का मतलब ये है कि उसका जो है वो होमोजाइगस पॉजिटिव होगा इसका, यानी कि इसके पास दोनों अलील पॉजिटिव वाली हैं, दोनों अलील RH एंटीजन प्रोड्यूस करने वाली हैं। तो फिर क्या होगा कि यहाँ से आपके पास इस वुमेन का जो जीनोटाइप होगा वो स्मॉल डी होगा, जिसकी वजह से जो 50% जिसकी वजह से 100% चिल्ड्रन जो हैं वो क्या होंगे, RH पॉजिटिव होंगे। तो ये आप क्रॉस करवा सकते हैं इन दोनों का। जब आप क्रॉस करवाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 100% पॉजिटिव बेबी प्रोड्यूस होंगे इस जीनोटाइप के साथ। लेकिन अगर फादर का जो जीनोटाइप है वो ये है, हेट्रोजाइगस है, एक कैपिटल डी है और दूसरा स्मॉल डी है, तो इसका जब क्रॉस होगा किसके साथ, स्मॉल डी इस वुमेन के साथ, तो फिर इनका अगर आप क्रॉस करके देखेंगे तो क्या होगा कि 50% जो है वो पॉजिटिव चिल्ड्रन होंगे और बाकी 50% नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले चिल्ड्रन होंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर भी जो चिल्ड्रन है वो पॉजिटिव प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर मदर जो है वो नेगेटिव है और चिल्ड्रन पॉजिटिव हैं, तब ये कंडीशन अराइज होती है। और ये कंडीशन किस तरह से होती है इसको हम एक डायग्राम से देखते हैं। अब ये RH डिजीज़ जो है ये यहाँ पर किस तरह से होगी। सबसे पहले ये आपके पास जो मैन है ये RH पॉजिटिव है, जबकि ये वुमेन है जिसे ये शादी की है तो मैरिड है, ये क्या है, RH नेगेटिव है। तो अब यहाँ पर इन दोनों का जब क्रॉस होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, जो बेबी प्रोड्यूस होंगे वो RH पॉजिटिव होंगे,
क्योंकि यहाँ पर अगर ये होमोजाइगस भी हुआ तो 100% इस पॉजिटिव बेबी के चांसेस हैं, लेकिन अगर ये यहाँ पर हेट्रोजाइगस हुआ तो फिर 50% पॉजिटिव बेबी होने के चांसेस हैं। तो हर दोनों केसेस के अंदर क्या होगा, ये बेबी पॉजिटिव प्रोड्यूस होगा। तो अब बेबी यहाँ पर पॉजिटिव है और मदर क्या है, नेगेटिव है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पर क्या होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर यहाँ पर मदर और इन दोनों का मदर और फीटस का ब्लड जो है वो कभी भी मिक्स नहीं होता। चीज़ें एक्सचेंज होती रहती हैं लेकिन ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। लेकिन कंडीशन तब होती है कि जब डिलीवरी आ जाती है, तो डिलीवरी के वक्त जो है वो थोड़े से ब्लड इन दोनों का मिक्स हो सकता है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू कुछ ब्लड जो है वो बेबी का कुछ ब्लड जो है वो मदर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ कि मदर के अंदर कुछ बेबी के जो ब्लड था उसके आरबीसी मदर के अंदर चले गए। तो क्योंकि ये आरबीसी इसके पास जो RH है वो पॉजिटिव एंटीजन मौजूद है, तो जैसे ही ये मदर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर मदर की बॉडी के अंदर, मदर की ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो अब मदर के अंदर anti-RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। तो मदर के अंदर जब anti-RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो पहले तो अभी देखें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी बेबी डिलीवर हो चुका है। लेकिन जब बेबी जो है अब दूसरी जब प्रेगनेंसी होगी, सेकंड प्रेगनेंसी, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मदर के अंदर अब वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो anti-RH एंटीबॉडीज़ ये मदर के अंदर अब यहाँ पर मौजूद हैं। तो जैसे ही ये बेबी दूसरा बेबी जब कंसीव होगा, और अगर दूसरा बेबी भी अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव ब्लड वाला दूसरा बेबी मौजूद है, तो उसके जब यहाँ पर कुछ एंटीबॉडीज़ जो है वो अगर बेबी के अंदर चले गए, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जब डिलीवरी होगी तो यहाँ पर बेबी के अंदर कुछ जो है वो आरबीसी चले जाएंगे, यानी कि जो anti-RH एंटीबॉडीज़ हैं वो बेबी को जाकर बेबी के ब्लड के अंदर उसको अटैक करेंगी, और उस अटैक की वजह से वहाँ पर क्या होगा कि एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो बेबी है उसके पास RH पॉजिटिव है, और उसकी वजह से उसके पास क्या है, एंटीजन मौजूद है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों का रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन होने की वजह से यहाँ पर जो है इस बेबी के अंदर प्रॉब्लम्स होंगी, जिसको हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कहते हैं, और ये डिजीज़ एक हीमोलाइटिक डिजीज़ होगी। इसको हम देखते हैं बुक्स। तो ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस तभी स्टार्ट होता है जब क्या हो कि मदर जो है वो RH नेगेटिव हो और बेबी क्या हो, RH पॉजिटिव हो, और फर्स्ट लेबर के अंदर कुछ जो है वो एंटीजन क्या होंगे, कुछ एंटीजन वो मदर के ब्लड के अंदर चले जाएंगे। तो जैसे ये मदर के ब्लड के अंदर जाएंगे तो मदर के ब्लड के अंदर anti-RH एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। जब anti-RH एंटीबॉडीज़ मदर के अंदर प्रोड्यूस हो जाएंगी, तो फिर जब अब ये तो फर्स्ट लेबर हो गया, अब सेकेंड जब बेबी होगा, नेक्स्ट टाइम जब RH पॉजिटिव बेबी जब प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पर क्या होगा कि सम anti-RH एंटीबॉडी जो है वो सीप थ्रू द प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा से होते हुए RH पॉजिटिव बेबी के फिटस के अंदर चले जाएंगे। यानी कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एंटीबॉडीज़ कहाँ तक अब पहुँच गई हैं, वो फिटस के अंदर पहुँच गई, और जब फिटस के अंदर पहुँच जाएंगी तो वहाँ पर होगा हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस हम कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी का यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, और इस ब्रेकडाउन होने की वजह से क्लम्पिंग होने लगेगी, और उसे हम कहते हैं हीमोलाइसिस, या फिर उसे हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। एनीमिया जो है ये एक डिजीज़ है जो तभी होती है जब हम यहाँ पर आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, आरबीसी टूटते हैं, और जब भी आरबीसी टूटते हैं तो यहाँ पर एक छोटे से दूसरे सेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं हमारे सिस्टम के दौरान, और वो सेल्स कहलाते हैं इरिथ्रोब्लास्ट। आरबीसी जो है ये इरिथ्रोसाइट कहलाते हैं, जबकि ये जो इमैच्योर आरबीसी हैं जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्ट, ये प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो इमैच्योर इरिथ्रोब्लास्ट ये बहुत ज़्यादा ब्लड स्ट्रीम के बढ़ जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और इसीलिए इस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में इरिथ्रोब्लास्ट बन रहे हैं। तो अब ये कंडीशन यहाँ पर एनीमिया हो जाएगी, और एनीमिया का मतलब है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो यहाँ पर एनीमिया हो जाएगी, और इस एनीमिया की वजह से क्या होगा कि एबॉर्शन हो सकती है, यानी कि वो बेबी जो है वो बेबी ख़त्म हो जाएगा, प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी, या हो सकता है स्टिल बर्थ हो। स्टिल बर्थ का मतलब है कि बेबी जो पैदा होगा वो डेड होगा, मरा हुआ होगा, या फिर प्रेगनेंसी जो है वो अगर कंटिन्यू रही तो स्प्लीन और लिवर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। किसके? फीटस के स्प्लीन और लिवर के अंदर प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, किसकी वजह से? आरबीसी की डिस्ट्रक्शन की वजह से।
अब आरबीसी की जब डिस्ट्रक्शन होती है तो उसके अंदर एक पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन पिगमेंट जब भी प्रोड्यूस होता है तो ये जो है इसका एक्सेस अमाउंट जो है वो हमारे लिए ख़तरनाक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, न्यूरॉन्स को डैमेज करता है और स्किन को जो है वो येलोइश कलर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। स्किन जो है वो वाइट या फिर येलो कलर की हो जाती है। इस कंडीशन को हम जॉन्डिस कहते हैं। तो जॉन्डिस एक डिजीज़ है जिसमें स्किन कलर येलो हो जाता है या वाइट हो जाता है। तो ये जॉन्डिस हो सकता है और हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के नतीजे में। अब इसकी जो मेजर है यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके अंदर एक ही ट्रीटमेंट है कि हम एंटी सेरम बनाते हैं जिसे में एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो ये आरएच एंटी सेरम जो है ये एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर ये आरएच एंटीबॉडीज़ मौजूद होते हैं। अब ये आरएच एंटीबॉडीज़ हम का क्या करते हैं इनका, हम इसको इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर मदर को जो है आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि जब वो बर्थ हो जाएगी, बेबी की बर्थ अगर हो गई है तो उसको हम इमीडिएटली हम ये देंगे क्या, एंटी आरएच एंटी सेरम। तो जैसे ही हम देंगे जो भी मदर के अंदर क्या मौजूद है आरबीसी, जो एंटीबॉडीज़ पहले से मौजूद है मदर के अंदर, वो इमीडिएटली जो बेबी के आरबीसीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देंगी। यानी कि अब ये मदर है, मदर के पास क्या आया, मदर के पास जो ब्लड आया है बेबी से यानी कि फीटस का जो ब्लड आया है पॉजिटिव ब्लड, उसके अंदर एंटीजन मौजूद है। हमने क्या किया कि मदर को जो है वो यहाँ पर एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ पहले से दे दी ताकि ये जाकर इन आरबीसीज को पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दें। और अगर ये आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो फिर मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हमने क्या किया कि जो मदर की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होनी थी वो हमने उसको स्टॉप कर दिया। किस तरह से कि जो आरबीसी बेबी के आ रहे थे उनको हमने पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दिया। किस तरह, हमने मदर के अंदर ये एंटी सेरम को इंजेक्ट करके। इस एंटी सेरम के अंदर वो एंटीबॉडीज़ थी जिसने फीटस के इस आरबीसीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फीटस के आरबीसीज़ को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे बिफोर दे स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडी। तो मदर के अंदर जो आरएच एंटीबॉडीज़ है उनको हमने प्रोड्यूस नहीं होने दिया। किस तरह से, हमने जो फीटस के आरबीसी हैं जो कि मदर को स्टिमुलेट करने वाले थे इस एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, हमने उनको ही डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि वो आगे चल के वो मदर को स्टिमुलेट ना करें। और स्टिमुलेट नहीं होगी मदर तो फिर मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो हमने हर बार ये जो है ये हर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर यानी कि प्रेगनेंसी के बाद, बर्थ के बाद हम ये इमीडिएटली जो है ये एंटी सेरम देते हैं जिसकी वजह से जो चांसेस हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के वो कम हो जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका ट्रीटमेंट। और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के अंदर अगर कोई बेबी जो है वो इस कंडीशन के अंदर अगर पैदा होता है तो उसके लिए भी एक हमारे पास एक आइडिया है कि उसको उसका जो ब्लड है उसको रिप्लेस किया जाए। आरएच नेगेटिव ब्लड जो है उसको हम एक ऐसा ब्लड देंगे जो कि क्या हो, आरएच नेगेटिव, किससे फ्री हो, एंटी आरएच एंटीबॉडी से। यानी कि हम उसको आरएच नेगेटिव ब्लड देंगे और ऐसा ब्लड जिसके अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ नहीं हो, क्योंकि बेबी के लिए एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ जो है वो ख़तरनाक हैं क्योंकि उसके पास क्या हो, उसके पास वो एंटीजन मौजूद है। तो हम उसका ब्लड जो है उसका पूरा ब्लड हमें रिप्लेस करना होगा एक एंटीबॉडी फ्री ब्लड से। तो उसको ब्लड को हम रिप्लेस करेंगे, उसके बाद जो है वो बेबी उसके लिविंग के चांसेस हैं। तो ये था आज का टॉपिक। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।